हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आप सभी का आदित्य क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग अपने एसिड्स एंड बेसिस सॉल्ट्स वाले चैप्टर पे चल रहे थे, जहाँ की डाइल्यूट एसिड्स क्या होता है। देखो लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था, ये वाले स्लाइड तक हो गया था कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स किसको कहते हैं और डाइल्यूट एसिड्स किसको कहते हैं। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेटेड बेस का भी कॉन्सेप्ट सेम है और डाइल्यूट बेस का भी कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, ये वाला स्लाइड तक हो गया था कि वो सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक गैसेस प्रेजेंट हो उनको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और जिनमें कम हो उनको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे ही एसिड बेस के लिए भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू भी रहेगा। क्लियर है? चलो आओ और नया टॉपिक हम लोग चालू करते हैं। नया टॉपिक क्या है, ये कर लेना, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज है? देखो यार, कई लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि इतना सारा पॉइंट अपने पास है नहीं कि अलग अलग पढ़ें, इसलिए हम लोग एक ही प्रॉपर्टी में एसिड्स के सारे प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। तो कभी भी एग्जाम्स के अंदर अगर प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स लिखने आता है, ये जितना प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं रिएक्शंस, इनमें कोई भी 4-5 लिख देना। ठीक है, मार्क के हिसाब से डिपेंड करता है क्या मार्क है। अब देखो, पहला प्रॉपर्टी जो सब में कॉमन है वो है टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है? अगर एसिड है तो टेस्ट उसका सार होता है, यानी कि हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में लिखें तो खट्टा टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट? खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, नींबू खट्टा टेस्ट होता है, ऑरेंज खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, तो जिसमें भी एसिडिक होगा, ये टर्मिक बोल रहे हैं, इमली खट्टा टेस्ट होता है। जिसमें भी एसिड प्रेजेंट होगा उसका टेस्ट कैसा होगा? खट्टा होता है। तो एसिड का टेस्ट सावर टेस्ट होता है। ठीक है, अगला कोरोसिव नेचर कैसा है? कोरोसिव नेचर इसका बहुत ही डेंजरस है, सबको मालूम है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स है तो स्किन भी बर्न कर देता है, इसलिए केयर करना है इसको हैंडल करते समय, इस बात का प्रॉपर ख्याल भी रखना होता है। क्लियर है? अगला, सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? देखो, सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर कोई एसिड को, सपोज यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं HCl का, अगर HCl को पानी में डाल देंगे, एक्सेस वाटर में डाल देंगे, तो हम लोगों को क्या मिलता है? हाइड्रोनियम आयन मिलता है, H3O+। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन मिलता है और क्लोरीन आयन साइड हो जाता है। तो ये आयन मिलता है हाइड्रोनियम आयन। इसको कौन सा आयन कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, ऊपर लिखा ही हुआ है, ऊपर जब लिखा ही है तो फिर यहीं से रेफरेंस कर देते हैं ना। ये हाइड्रोनियम आयन है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन है। क्लियर है? ये आगे भी डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन, यानी कि सिंपली हाइड्रोजन H+ हम लोग को मिलता है, वो आगे डिसोसिएट। लेकिन सारे एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं। दिख ही रहा हाइड्रोनियम आयन। सेम और भी कोई एग्जांपल ले लोगे, सभी के साथ सेम क्राइटेरिया है। सपोज H2SO4 ले लिया, अगर H2SO4 को एक्सेस वाटर के अंदर डालते हैं तो हाइड्रोनियम आयन मिलेगा और सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? फिर से हाइड्रोनियम आयन मिला, देखो, तो ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ना। अगर वीक एसिड का भी एक एग्जांपल ले लो, सपोज CH3COOH, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है। अगर इसको भी पानी में डालोगे तो ये, अब ये सब क्या है ना, ये सब कंप्लीटली आयोनाइज होता है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंप्लीट आयोनाइज कर जाता है, यानी कि सारा का सारा हाइड्रोनियम आयन इसका आयोनाइज हो जाता है। वीक एसिड्स में ऐसा नहीं होता है, हाइड्रोनियम आयन तो बनता है पर कंप्लीटली क्या होता है, कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं होता है। कंप्लीट फॉर्मेशन हाइड्रोनियम आयन का नहीं होता। क्लियर है? तो यहाँ क्या होता है? पार्शियल डिकम्पोजिशन। इधर अगर बात करें, पार्शियल आयोनाइजेशन, डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं। क्यों पार्शियल आयोनाइजेशन? क्यों पार्शियली आयोनाइज होता है? क्योंकि एसिड क्या है, एसिड क्या है? वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फुल्ली आयोनाइज हो जाएगा, जैसा कि इसमें, जैसा कि इस केस में। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसीलिए कंप्लीट आयोनाइज होता है वाटर के अंदर, और ये वीक एसिड है इसलिए पार्शियल आयोनाइज होता है। ठीक है, क्लियर है डिस्कशन? तो ये थर्ड प्रॉपर्टी सबको क्लियर है कि एक्वस के अंदर हाइड्रोनियम आयन कैसे रिलीज होता है, ये सारा रिएक्शन है। इसके अलावा एसिड्स ऑन इंडिकेटर, इंडिकेटर पे क्या क्या काम करके देता है एसिड, जरा देखना तो। एसिड्स के अंदर क्या क्या काम करके देता है, देखो।
पहला, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, पता ही है सबको कि ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है, ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा पता है, मिथाइल ऑरेंज का कलर भी रेड बना देता है, नॉर्मल कलर येलो होता है उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये वाला भी इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी के ही अंदर आ जाएगा। क्लियर है? चलें अगला स्लाइड। चलो अगले स्लाइड में अगला दे। अच्छा, क्योंकि फेनोप्थेलिन इंडिकेटर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं हो, क्योंकि फेनोप्थेलिन इंडिकेटर क्या होता है, सिर्फ बेस को प्रेजेंट करता है। और बेस अगर फेनोप्थेलिन में ऐड कर दें तो क्या बन जाता है बताओ, कौन सा कलर हो जाता था, पिंक कलर। कौन सा कलर, पिंक कलर। आ गया रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ देखो रिएक्शन, सबसे पहले तो समझ लो कि एसिड जो है ज़्यादातर मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और रिएक्ट करके उनका सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अभी दिखा भी देंगे रिएक्शन में कैसे बनता है सॉल्ट्स और हाइड्रोजन। तो रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, कैसे बनता है वो भी दिखा देंगे। इसमें से अगर बात करें कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये वीक एसिड होता है। वीक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो जितना भी वीक एसिड है वो जनरली मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर है? अगला, कुछ लेस रिएक्टिव मेटल हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये भी डाइल्यूटेड एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। इनको अगर रिएक्ट कराना भी है तो इसके लिए हमको स्ट्रॉन्ग एसिड्स लेके आना होगा। कैसे एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्लियर है? ठीक है पॉइंट। अब देखो रिएक्शन देख लो कैसा कैसा रिएक्शन है। अगर किसी एसिड को H2SO4 ले लिए, इसको सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड कहते हैं। अगर मान लो सपोज सल्फ्यूरिक एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराना है, मेटल ले लो मान लो जिंक, किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है, तो H2SO4 को मेटल जिंक के साथ रिएक्ट करा रहा है तो ये बनता है जिंक सल्फेट बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ये रिएक्शन बनेगा। कंफर्म करना, ये क्या है, सॉल्ट्स है और वो H2 गैस है। एक एग्जांपल और अगर लेके बताएं, HCl का ले लो, अगर इसको और मेटल के साथ सपोज Na के साथ रिएक्ट करा दो, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा देगा, ये क्या बनेगा, NaCl, और फिर H2 गैस इवॉल्व होगा। अच्छा, बैलेंस करना भूलना मत। ठीक है, तो बैलेंस हो गया। ऊपर वाला रिएक्शन भी अगर बैलेंस करें तो मेरे हिसाब से बैलेंस ही है, ऊपर तो बैलेंस है ही। ठीक है, चलो एक रिएक्शन एक और ले लो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन ले लें, एक कोई और रिएक्शन लो, कोई और एसिड ले लो जो मन करे यार। सा एग्जांपल ले ले एक और एसिड का। चलो एसिड सेम रहने दो, मेटल अलग कर देता है। सपोज HCl ही लिए हैं लेकिन इस बार मैग्नीशियम ले लिया है, या H2SO4 ले लो, कोई भी ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, और उसके साथ कौन सा मेटल ले लिए, मैग्नीशियम मेटल। क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, सॉल्ट, और अगेन H2 गैस तो बनेगा ही बनेगा। अगर बैलेंसिंग की बात आए तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, चले आगे। तो ये रिएक्शन याद है, तो मेटल के साथ क्या रिएक्शन होता है ये चीज़ ध्यान रखना, कैसे रिएक्शन होता है ये चीज़ ध्यान रखना। H2 गैस इवॉल्व होता है, ये स्टेटमेंट बना बना के ये सारा रिएक्शन पूछता है कि व्हेन अ रिएक्टेंट A reacts with a metal it produces the corresponding salt B, ठीक है, and a gas C, name the identify A B and C, ऐसे करके क्वेश्चन रहता है। तो आइडेंटिफाई करो कि एसिड है, ठीक है, जो बी बना वो बेस है, ऐसे कर करके। ठीक है, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में ज़्यादातर क्वेश्चन खूब पॉपुलर है, स्टेटमेंट के फॉर्म में। अगला रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब भी एसिड रिएक्ट करता है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और CO2 गैस बनता है। तीन तीन प्रोडक्ट बनता है। एक रिएक्शन तो यहीं लिखा जाएगा, इसलिए यहीं लिख के दिखा दे रहे हैं एक रिएक्शन। सपोज H2 पता नहीं रेजर को क्या हो गया, चलो सपोज H2SO4 है, अगर इसको किसी कार्बोनेट, मान लो सोडियम कार्बोनेट ले लिए, यही होता है सोडियम कार्बोनेट। अगर एक मान लो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं ना, तो ये क्या बनेगा, ये सॉल्ट बनता है, सोडियम सल्फेट, H2O बनेगा और साथ में CO2 गैस भी बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बनता है। अब इसको बैलेंस करने का है तो देख लो बैलेंस है कि नहीं है, मेरे हिसाब से तो बैलेंस ही है सब।
4 3 7, 4 3 7, ठीक है, सारा बैलेंस है, तो ये बैलेंस क्लियर है। तो देखो मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, उस मेटल का सॉल्ट, वाटर और CO, ठीक है। चले आगे, चलो भैया बढ़ो आगे, एक आध रिएक्शन और करके दिखाते हैं। जगह है, हाँ जगह है, तो यहीं पे रिएक्शन करके दिखाते हैं। स्लाइड को डिलीट कर दो, 10 नंबर के स्लाइड कर दो, ठीक है। यहीं पे जगह है तो यहीं रिएक्शन करके हम लोग चेक करते हैं। चलो अगला रिएक्शन देख लो, कोई सा भी उठा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो HCl को रिएक्ट करा दिए, Na2 तो ले ही लिए हैं, इस बार कोई और ले लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया, क्या ले लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो HCl को मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करा देंगे, मैग्नीशियम का सॉल्ट बनेगा, H2 बनेगा और CO2 गैस बनेगा, देख लो, ठीक है। बैलेंस भी नहीं है, बैलेंस तो नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा, कर दो बैलेंस, क्लोरीन तो हाइड्रोजन, ठीक है, अब बैलेंस हो गया, ठीक है, ठीक। एक आखिरी रिएक्शन करके दिखाते रहे, देखो रिएक्शन तो यार अनंत है ना, तो कितना सारा रिएक्शन आ जाएगा, किस किस का ले, एक और कर लो एग्जाम्पल के रूप में, कौन सा करा दें, चलो देखो एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करते हैं, एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट यानी एल्यूमिनियम का सॉल्ट प्लस साथ में वाटर बनेगा, प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, ठीक। बाकी रिएक्शन करा दो, कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, प्रोडक्ट सेम बनता है, सॉल्ट उस मेटल का, वाटर और CO2, बाकी बस बात बैलेंस कराने की है, से मल्टीप्लाई किया, ये बैलेंस हो गया क्या, कर लो, 6 2 8, 8 हाइड्रोजन है, अरे ये 4 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, सल्फर, सल्फर जो है S है, इधर 3 3, यार बैलेंस बड़ा मुश्किल है, इसका इतना टाइम नहीं है हमको बैलेंस करके देने का, बैलेंस कर लेना, ठीक है। बैलेंस करना अभी तक वैसे तो वो चैप्टर लिए नहीं है बैलेंसिंग का, लेकिन इतना टाइम नहीं है, बैलेंस करना अगर आता होगा तो कर लेना, वरना हम जब सिखाएंगे तो सीख लेना, ठीक है। टाइम लग जाएगा इसमें, सारा कंपाउंड है ना, हाँ ठीक है, चलो क्लियर है। तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, प्रोडक्ट क्या बनता है। अगला अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स, किसी मेटल ऑक्साइड्स के साथ अगर रिएक्शन करा दे रहे हैं, उस केस में क्या बनता है, मेटल का सॉल्ट बनता है और सिर्फ वाटर बनता है, तो CO2 नहीं बनता है, सिर्फ वाटर बनता है साथ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल लें, सपोज HCl को रिएक्ट करा दे रहे हैं, कि कोई भी मेटल का ऑक्साइड ले लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही ले लो, चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का सॉल्ट बनेगा AlCl3 और साथ में पानी बनेगा, CO2 नहीं बनता इसमें, इसमें CO2 नहीं बनता है, ठीक है। बैलेंसिंग कराने की बात है, 2 एल्यूमिनियम हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, 6 क्लोरीन, हाइड्रोजन इधर 6 हाइड्रोजन है, 3 बैलेंस, सब बैलेंस हो गया, क्लियर है। अगला कोई भी ले लो, एक H2SO4 ले लेते हैं, अगर ये रिएक्ट करा दो सपोज मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दो, तो क्या बनेगा भाई, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, खत्म, देखो बैलेंस है रिएक्शन ऑलरेडी, ठीक है, क्लियर है, ठीक। एक आखिरी रिएक्शन देख लो इसका भी, मान लो HCl ही है और इसको रिएक्ट करा दिए हैं जिंक ऑक्साइड के साथ, अगर जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिए हैं तो जिंक का सॉल्ट बनता है ZnCl2 और H2O, और बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, बैलेंस ऑलरेडी हो गया, ठीक है। चलें आगे, तो पूरा प्रॉपर्टी खत्म हो गया, देखो 3 4 तो रिएक्शन ही है, और उसमें भी कितना सारा एग्जांपल लेके हम रिएक्शन करा दिए सबको,
एक रिएक्शन तो ये था कोरोसिव नेचर, नहीं कोरोसिव ने सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर कैसे हाइड्रोनियम आता है, तो 3-4 रिएक्शन करा दिए। उसके बाद फिर मेटल के साथ रिएक्शन दिखा दिए, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ 3-4 रिएक्शन करा दिए, मेटल ऑक्साइड्स के साथ 3 रिएक्शन करा दिए, तो सफिशिएंट एग्जांपल है। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जैसे जिस तरीके से एसिड्स का प्रॉपर्टीज देखे वैसे ही बेस का प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी टेस्ट, बिटर होता है, तीखा होता है बेस का टेस्ट, ठीक है। अगला टच जो होता है सोपी एंड स्लिपरी टच होता है, चिकना टच होता है, छुएगा तो चिकनाहट लगेगा। नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेसिस का कोरोसिव इफेक्ट स्किन पे होता है, ऐसा नहीं है बेस सब सही जगह है। अगला, अगर एक्वस सॉल्यूशन में बेस को डालें तो OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन डिसॉल्व मतलब डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है। सपोज NaOH को, अगर NaOH एक बेस है, अगर इसको H2O एक्सेस पानी में डाल देंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को बाकी क्या मिलेगा उससे तो मतलब नहीं है, लेकिन OH माइनस आयन तो ज़रूर मिलेगा, बाकी भी प्रोडक्ट कुछ मिलेगा। अपने काम का क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन हम लोग को मिलता है। अब कंप्लीटली अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, वीक बेस है तो पार्शली आयोनाइज या पार्शली डिसोसिएट होता है। क्लियर है, ठीक है। चलें आगे। आगे देखो लिटमस पेपर पे कैसा एक्शन है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। हीट पे कैसा है, सम बेसिस ऑन हीटिंग लूज वाटर टू फॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। कुछ बेसिस को अगर हीट कर दें तो H2O रिलीज कर देता है और अपना ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, अपना ऑक्साइड बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो, यहाँ पे एक रिएक्शन करा, 2 रिएक्शन करा देंगे इनफैक्ट, ठीक है। MgOH2, अगर इसको हीट कर दें, बेस है, हीट अगर कर देंगे तो ये अपना ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बना देता है और H2 गैस रिलीज होता है, H2O पानी, ठीक है, पानी गैस, पानी, ठीक। तो ये बेस है, बेस को हीट करा दिए तो उसका, उस मेटल का ऑक्साइड और वाटर। अगला एक और रिएक्शन ले लो कोई भी, सपोज KOH ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है, इसको भी अगर हीट कर दें तो K2O पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर है। बैलेंसिंग की बारी है, 2 बैलेंस है, पर तो क्या बैलेंस है ही, ठीक है। चलें, तो 2 रिएक्शन इसी तरीके से और भी रिएक्शन कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्लियर है, देख लो। ठीक है, अगला रिएक्शन देखो। अगर अगर किसी बेस को, ये बेस है, अगर किसी बेस को किसी के ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स यानी CO2 के साथ मान लो रिएक्शन करा दो, CO2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है और H2O गैस, H2O बनाता है, पानी, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन है, और भी कोई ले सकते हो, मान लो जिंक, जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक बेस है। जिंक हाइड्रोक्साइड को अगर CO2 के साथ रिएक्ट करा देंगे, एसिडिक ऑक्साइड है ये, तो बनेगा जिंक कार्बोनेट और H2O, ठीक है। देख लो भाई, एक आध और रिएक्शन लिखवा सकते हैं इस पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सपोज की मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी बेस है। अगर इसका रिएक्शन इस बार सपोज SO2 के साथ करा दिए, के साथ ना करा के SO2 के साथ करा दिए, क्या बनेगा, कैल्शियम का बेस, कैल्शियम सल्फेट, और ठीक है। क्लियर है, देखो। चलें आगे, चले आगे, चलो आगे आओ। और लास्ट का 2 प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी है, मेटल्स के साथ रिएक्शन में का क्या होगा और एसिड्स के साथ रिएक्ट करवा दें तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी मेटल के साथ रिएक्ट कराओ तो H2 गैस तो मिलेगा ही,
ठीक है। जैसे सपोज एक रिएक्शन देखो, NaOH को अगर जिंक के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं, NaOH को अगर जिंक के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं तो ये मिलता है NaOZN प्लस H2। एक मिनट चेक कर लेने देना पहले। तो अगर इसके साथ रिएक्ट करा दें तो Na2ZnO2 Na2ZN2 Na2ZnO2, ठीक है। NaOH को जिंक के साथ रिएक्ट करा Na2ZnO2 बनता है और H2 गैस बनता है। क्लियर है? H2 गैस के फॉर्म में बनता है। क्लियर? अच्छा, इसको कहते क्या है? इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। ठीक है। तो मेटल के साथ रिएक्ट कराने पे हाइड्रोजन गैस तो हमेशा इवॉल्व होगा और एक साथ में क्या बनता है, कोई एक कंपाउंड मिलता है। क्लियर है? अब समझ लो, मान लो एल्यूमिनियम के साथ इसी रिएक्शन को ले रहे हैं। अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा दो इसी कंपाउंड, तो इस केस में क्या बनेगा? इस केस में बनता है Na3Al NaAl3 प्लस H2। ठीक है। NaLO2, एक मिनट यार, क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है। ये NaAlO2 बनता है और H2S, हाँ ये बनता है। और इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर है? और H2 गैस तो खैर मिलता ही मिलता है। चले आगे। तो मेटल्स के साथ रिएक्शन देख लिए। अब है एसिड्स के साथ। अब ऑब्वियसली बताओ, एसिड्स के साथ अगर रिएक्ट होगा, एसिड के साथ अगर रिएक्ट होता है यहाँ पे, ये वाला जो है रिएक्शन, ठीक है। अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट होता है क्या बनाएगा? खुद ही बोलो। अगर कोई बेस NaOH, अगर कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट होता है, सॉल्ट और वाटर नहीं बनाता है, ये बात तो पढ़े हुए हैं ना। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। और कोई सा भी रिएक्शन कर सकते हो। H2SO4 को किसी और एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, किसी बेस के साथ रिएक्ट करा दो, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा ही। आगे आओ, ये सब देखो रेफरेंस के लिए है। कॉमन एसिड्स का यूज़ कहाँ कहाँ है, HCl का यूज़ कहाँ कहाँ है, सब पढ़ लो। पॉइंट वाइज बना के रख दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लो और पढ़ जाना, सब पढ़ जाना, कुछ भी छोड़ना नहीं। ठीक है। प्रैक्टिकल बोर्ड्स में पूछने का चांस कम है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना? चले आगे। चलो, इसी तरीके से देखो बोरिक एसिड और साइट्रिक एसिड का भी है। अब क्लास के अंदर होता है तो एक एक चीज़ को बताना पड़ता है, लिखवाना पड़ता है। यहाँ तो PDF में बना है तो आसानी है मेरे लिए थोड़ा। इसी तरीके से कॉमन बेस का देखो यूज़ कहाँ कहाँ क्या क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा ही कहते हैं, उसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसी को स्लेक लाइम कहते हैं, COH2, इसका यूज़ कहाँ कहाँ है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, वाइट वॉशिंग करने में, लेदर इंडस्ट्रीज़ में। सब पॉइंट वाइज डाल दिए देखो। सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्ट करने में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ एंटासिड्स बनाने में है। चलो, तो ये सारा पॉइंट लिख लेना। और इसके आगे अब हम लोग आते हैं मेन बेसिसिटी टॉपिक पे। कभी कभी एक एक दो दो मार्क्स में बोर्ड के अंदर कोई एक एसिड देके पूछ देता है उसका बेसिसिटी क्या होगा। देखो, कोई एसिड कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा है वाटर में, इसी को उस एसिड का क्या कहते हैं? बेसिसिटी कहते हैं। सपोज अगर हमको बोल रहा है H2SO4 का बेसिसिटी निकालना है, तो ये वाटर में अगर हम इसको क्या कर दें, वाटर में अगर हम इसको मिला दें तो 2H प्लस डिसोसिएट कर जाएगा सल्फेट, इसमें डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है। तो समझना क्या कहना चाह रहा है। कितना आयन, कितना मोल्स, मोल्स क्या हुआ है? हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ है पानी के अंदर, 2 मोल। तो इसका बेसिसिटी एसिड का क्या है? बेसिसिटी कितना है?
इसका सबसे अच्छा एक ट्रिक है समझने का, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन के साथ कितना एटम है, कितना एटम हाइड्रोजन का यहाँ पे दिख रहा है 2, इसका बेसिसिटी 2 हो जाएगा। ठीक है, सपोज यहीं पे एग्जांपल लो HCl, HCl में सिर्फ बेसिसिटी कमेंट करना होता है, अगर डेफिनेशन आ जाए तो लिख देना, लेकिन सिर्फ कमेंट करना है कि बताओ बेसिसिटी क्या है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हाइड्रोजन के साथ कितना एटम है यहाँ पे, एक, बेसिसिटी इसका कितना हो जाएगा यहाँ 1। सपोज H3PO4, बोरिक एसिड कहते हैं इसको, H3PO4 या फॉस्फेट एसिड, जो भी फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 में हाइड्रोजन के साथ देखो कितना एटम है 3, तो इसका बेसिसिटी यहाँ कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, आसान है, यही ट्रिक है आसानी से निकालने का। अगला एसिडिटी, जिस तरीके से किसी एसिड का बेसिसिटी निकालते हैं उसी तरीके से किसी बेस का बेसिसिटी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल बोल देगा NaOH का बेसिसिटी कितना है, पानी में डालो सोडियम प्लस प्लस OH माइनस मिलेगा डिसोसिएट, कितना आयन रिलीज हुआ है 1 है, तो इसका एसिडिटी कितना 1। लेकिन इससे भी आसान तरीका क्या है यार, इससे भी आसान तरीका है, सपोज MgOH2 है, ये भी एक बेस है, इसका बेसिसिटी बताना, एसिडिटी बताना है, डायरेक्ट बता देंगे। इस हाइड्रोनियम आयन के साथ कितना मोल एटम है, कितना मॉलिक्यूल एटम है, कितना एटम है 2, तो इसका एसिडिटी 2। तो एसिड के केस में बेसिसिटी निकालते हैं जिसमें हाइड्रोजन के नीचे का एटम देखते हैं, और बेस के केस में उसका एसिडिटी निकालते हैं जिसमें हाइड्रोक्साइड के नीचे का एटम काउंट देखते हैं। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक था जिससे ये बड़ा आसान हो जाता है पता करना। अब आओ नया टॉपिक है पीएच, ये टॉपिक खत्म करेंगे, ये वीडियो खत्म, और इसके बाद सॉल्ट्स बचेगा और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ठीक है, पीएच क्या होता है, पहले ही बात हो चुका है कि एसिड और बेस का स्ट्रेंथ जिस पैरामीटर पे नापते हैं उसी पैरामीटर को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। क्लियर है, एक डैनिश बायोकेमिस्ट है SP सोरेनसन, 1909 में ने एक स्केल पैरामीटर प्रपोज किया जिस पैरामीटर को क्या कहते हैं, पीएच, और इसलिए भी ये पीएच स्केल को सोरेनसन स्केल के नाम से भी जानता है। क्लियर है, के हिसाब से पीएच किसी सॉल्यूशन का, देखो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकाला जा सकता है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस का log 10 बेस 10 और H प्लस आयन का कौन सा, से एसिड निकलेगा। पीएच किसका, अगर एसिड है तो ऐसे निकाल लो, अगर बेस है तो बेस क्या, बेस का क्या चीज़ आयोनाइज होता है पानी के अंदर, हाइड्रोक्साइड आयन, इसलिए ये फॉर्मूला। तो 2-2 है, करने में दिमाग खराब होता है, कौन सा कलर चूज करे, कौन सा दिखेगा वहाँ। ठीक है, देखना जरा, ये किसके लिए है, एसिड्स के लिए है, और ये किसके लिए है, बेस के लिए, बेस के लिए यही फॉर्मूला। तो ये फार्मूला से हम लोग पीएच निकाल सकते हैं एसिड का, इस फार्मूला से पीएच निकाल सकते हैं बेस का, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देख लो। और ये चीज़ तुम लोग को बता दिए, पीएच स्केल पे वैल्यू 0 से 14 तक मार्क होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे जैसे जैसे जाते हैं एसिड सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और 7 के ऊपर जैसे जैसे वैल्यू जाता है सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं, बेसिक नेचर है। ये देख लो, कुछ सॉल्यूशन है जिसका बेस, जिसका पीएच स्केल दिए, पीएच वैल्यू दिया है, जैसे हमारे जो ब्लड होता है उसका पीएच स्केल कितना होता है 7.3 से 7.42, ऑलमोस्ट न्यूट्रल या हल्का स्लाइटली बेसिक नेचर, स्लाइटली बेसिक नेचर कह सकते हैं। अगला हमारा जो सलाइवा है, जो हमारा थूक है मुंह के अंदर, उसका एसिड, उसका पीएच देखो 6.5 से 7.5, थोड़ा सा एसिडिक थोड़ा सा बेसिक, मतलब न्यूट्रल के आसपास में। 3 थोड़ा एसिडिक होता है 5.5 से 7.5। गैस्ट्रिक जूस, ऑब्वियसली गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट है तो पीएच देखो कितना कम है 1 से 2। कॉफ़ी पीएच कम है, एसिडिक होता है। बियर एसिडिक थोड़ा होता है। टोमेटो एसिडिक थोड़ा होता है। वाइन एसिडिक होता है। लेमन जूस एसिडिक है। विनेगर एसिडिक है। HCl एसिडिक है, HCl का देखो 0। NaOH बेस है तो 14 हो गया। NH4OH बेस है 11. MgOH बेस है 10.5 और बैटरी एसिड 0। देख लो सब है यार। और भी जितना कंपाउंड है, जिसका भी स्केल है, बेस है, कोई कोई एसिड है, सबका पीएच निकाला जा सकता है पीएच स्केल पे। एग्जांपल है बस। याद रखना है क्या? नहीं, याद नहीं रखना है। सच्चाई बता रहे, याद नहीं रखना। ध्यान रखना है कौन एसिड है कौन बेस है, बस। क्लियर है? नोट पॉइंट और यहाँ तक आके हम लोग फिनिश कर देंगे आज का डिस्कशन। अगर किसी सॉल्यूशन में जितना हाइड्रोनियम आयन है उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन है,
जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूशन न्यूट्रल कहते हैं। अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है कहते हैं एसिडिक। ऑब्वियसली एसिडिक होगा तो H प्लस ज़्यादा रिलीज करेगा। अगर किसी सॉल्यूशन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस से ज़्यादा है उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, बेसिक कहेंगे। सिमिलर तो ये क्या हो गया, ये आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हो गया। अब पीएच के बेसिस पे, अगर किसी का पीएच 7 है क्या कहेंगे, न्यूट्रल। 7 से पीएच कम है क्या कहेंगे, एसिडिक। 7 से ज़्यादा है पीएच क्या कहेंगे, बेसिक। खत्म। इंपॉर्टेंस क्या है पीएच का, देखना ये कौन सा कलर वहाँ दिखेगा तुम लोग, वाइट कलर यहाँ दिखना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंस है, पहला हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, पीएच का रोल है ही। पीएच कम होता है तो ठीक है, कम ही रहना चाहिए क्योंकि गैस्ट्रिक जूस क्या है, बहुत कम पीएच है। क्लियर है। अगला क्या इंपॉर्टेंस है, ब्लड में पीएच होता है, एंजाइम्स के अंदर पीएच है वो मेंटेन रहना चाहिए। पीएच के चेंज के कारण दांत सड़ जाता है इसलिए मेंटेन होना चाहिए। ऑयल में पीएच का कंट्रोल होना चाहिए। और आगे क्या है, एनिमल और प्लांट अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी अपने पीएच का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पीएच का इस्तेमाल मतलब क्या है, हनी बी के स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, पीएच कम है वही। ये सारा हम लोग का क्या है, डे टू डे लाइफ में पीएच का इम्पोर्टेंस। अगेन क्या बोर्ड्स में आता है, नहीं आता है, पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन कहीं अगर पढ़ रहे हो, कोई अगर ऐसे ही नॉर्मली पूछ दिया कि ठीक है पीएच तो जानते हो, पीएच बहुत अच्छी बात है, पीएच जान रहे हैं कि एसिड का कम होता है, बेस का ज़्यादा, पीएच का यूज़ क्या है, पीएच कहाँ इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में, तो ये सब बता सकते हो कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट ऑब्वियसली। ठीक है, क्लियर है। तो ठीक है, अब चलो अब यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो मेरे हिसाब से हो भी गया है ठीक ठाक लंबा, आधा घंटा का। इसके आगे हम लोग सॉल्ट्स करेंगे, सॉल्ट्स खत्म करेंगे और सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स खत्म, उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और अभी से हम बता दे रहे हैं कि इसके बाद केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस आएगा। ठीक है, इसके बाद केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस आएगा, जो कि आप सब लोग इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा वो करने का, करना ज़रूर। तब तक के लिए ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।